हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी क्लास 12 का वित्तान भाग 2 चैप्टर सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। हम लोग सबसे पहले इस पाठ के लिखने का उद्देश्य जान लेते हैं कि इस पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या है। इस पाठ में पीढ़ी का अंतराल दर्शाया गया है, यानी पीढ़ी में अंतर आने की वजह से विचारों में असहमति हो जाती है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं। मतलब माता पिता के विचार बच्चों के विचार से मिलते नहीं हैं। पाठ के द्वारा यह भी बताया गया है कि बच्चों को माता पिता की तरह सोचना पड़ेगा और माता पिता को बच्चों की तरह, तब घर में झगड़ा नहीं होगा और पीढ़ी का ये जो गैप है वो भी खत्म हो जाएगा। अब हम लोग पाठ का कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं कि इस पाठ में क्या है। इस पाठ में मुख्य पात्र यशोधर पंत है और एक कृष्णनंदा है। वैसे उनका नाम कृष्णानंद पांडे है। यह कृष्णनंदा यशोधर पंत के आदर्श हैं। इसका कारण यह है कि कृष्णनंदा जैसे व्यवहार करते थे वो यशोधर बाबू को बहुत पसंद आता था और यशोधर बाबू वैसा ही बनना चाहते थे, इसीलिए यशोधर बाबू के आदर्श कृष्णनंदा हैं। इस पाठ में यशोधर बाबू का एक तकिया कलाप भी है, यानी बार बार वाक्य का प्रयोग करते रहते हैं। ऐसे बोला जाए जब जब उनको कुछ भी गलत लगता हो तब वो समहाउ इम्प्रॉपर वाक्य का प्रयोग करते हैं, और समहाउ इम्प्रॉपर का मतलब होता है फिर कुछ अनुचित है। हम आगे पाठ का देखते हैं। इस पाठ में क्या है। जब सेक्शन ऑफिस वाईडी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। मतलब यहाँ क्या हुआ, जैसे सुबह से ऑफिस में काम कर रहे थे यशोधर बाबू, अब शाम हो चुका था, ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया था। तो जब वो अपना सारा काम करने के बाद जब फाइल का फीता बांध रहे थे और तब उन्होंने समय देखना चाहा और वो दफ्तर की जो पुरानी दीवार थी उनके बगल में उस पर एक पुरानी घड़ी लगी हुई थी, तो उसमें 5:25 हो रहे थे। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे और वो जो अपने कलाई में घड़ी बांधे हुए थे उसमें 5:30 बज रहे थे। मतलब दोनों घड़ी के बीच 5 मिनट का अंतर हो रहा था। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह से रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। जो पंत जी थे वो सुबह शाम रेडियो सुनते थे, तो रेडियो में जो समय बताता उस समय से वो अपने घड़ी का समय मिला लेते थे, इसीलिए वो बोले कि जो दफ्तर की घड़ी है वही सुस्त है। मतलब मेरी घड़ी का जो समय बता रहा है वो एकदम करेक्ट टाइम है, सही टाइम बता रहा है। जो दफ्तर की घड़ी है वही धीरे धीरे चल रही है। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथातों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। अब जब अपने वो फाइल रख दी उसके बाद वो अपनी नज़र वहाँ के काम करने वाले कर्मचारियों, माथातों मतलब कर्मचारी को देखते हैं, जो उनकी ही वजह से 5 बजे के बाद भी काम कर रहे थे। मतलब ऑफिस बंद होने का समय 5 बजे था, लेकिन यशोधर बाबू वहाँ बैठे हुए थे, वो सबसे बड़े थे, वहाँ के हेड थे, तो उनके बिना आज्ञा के वहाँ से कोई जा नहीं सकता था, इसीलिए 5:30 बजे तक सब बैठ के काम कर रहे थे। चलते चलते जूनियरों से उनका मनोरंजक बात एक दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा। यहाँ पर जैसे हम आपको पहले बताए थे कि कृष्णनंदा यशोधर बाबू के आदर्श थे, तो वो जो काम करते थे वही वही यशोधर बाबू किया करते थे। तो कृष्णनंदा क्या किया करते थे, जब वो वहाँ रहते थे तो अपने जूनियर जो उनके अंडर काम करते थे, जो कर्मचारी थे वहाँ के, तो काम के बाद थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते थे, कुछ हंसी मजाक कर लेते थे। तो उसी तरह यहाँ पर यशोधर बाबू भी कुछ कृष्णानंद की तरह ही ऐसा उन्हीं की परंपरा को पालन करते हुए बोलते हैं, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है।
मतलब बोलते कि कर्मचारियों को कि आप लोग जैसे धीरे धीरे काम कर रहे हैं सुस्त होके, वैसे आप लोगों को देख के घड़ी भी यहाँ सुस्त हो गई है, मतलब घड़ी भी धीरे चल रही है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की। वहां पर एक असिस्टेंट ग्रेड में काम करने वाले चड्डा नाम के व्यक्ति आए थे। जो जो वो पहनावा पहनते थे वो यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और वो कैसा पहनावा पहनते थे, जैसे चौड़ी मेहरी वाली पतलून पहनते थे और ऊंची एड़ी वाले जूते, जो कि पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर में कोई फिर कुछ अनुचित है, मतलब उनको वो चीज़ उचित नहीं लगता था। वो बोलते थे कि ये सब बदतमीजी, आजकल के जो पीढ़ी नए नए तौर तरीके अपनाने लगे हैं, नए नए तरीके के कपड़े पहनने लगे हैं। और यशोधर बाबू थे वो पुराने पीढ़ी के थे, तो वो अपने तरह के पीढ़ी को सही मानते थे। एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चुन्नीदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? मतलब वो रोज की तरह, एज यूजुअल मीन्स बोला जाए तो हमेशा की तरह वो बोलते हैं चड्डा यशोधर बाबू से कि आपकी अपनी चुन्नीदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? चुन्नीदानी यहाँ कहने का मतलब पहले एक छोटी सी डिब्बी आती थी जो कि एक घड़ी की शेप की होती थी, वही घड़ी को मजाक में वो चुन्नीदानी हमेशा बोलते हैं। और वो पूछ रहे हैं यशोधर बाबू से, आपकी जो चुन्नीदानी का क्या हाल है, वक्त सही दे रही है, आपका घड़ी सही है ना, समय सही बताती है कि ना? पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। अब चड्डा का जो धृष्टता मीन्स अशिष्टता, पंत जी जो चड्डा की अशिष्टता को देख के अनदेखा कर देते हैं। वो जिस तरीके से बात कर रहा था वो पंत जी को अच्छा नहीं लगता था, बट फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, बस इतना बोलते कि मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, मतलब एक एक मिनट मेरी घड़ी सही टाइम बताती है। चड्डा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। अब वो पंत जी का जो कलाई था उसी को पकड़ लेता है। इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। अब ये जो अशिष्टता है, ये जो व्यवहार है, इस तरह का व्यवहार पंत जी को बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इस तरह का विरोध करना भी छोड़ दिए थे। मन ही मन वो उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वो कृष्णनंदा को भाई नहीं साहब कहते थे और समझते थे। अब ऐसा माहौल देखते हैं, यहाँ के आजकल के कर्मचारी बदतमीजी जैसे बात कर रहे हैं, कुछ अशिष्टता नहीं है उनके अंदर, तो वो मन ही मन कृष्णनंदा को याद करते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे जमाने में क्या था, जो कृष्णनंदा तो उसको भाई ही नहीं हम लोग साहब बोलते थे और समझते भी थे, उनके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। और घड़ी की ओर देखकर वो बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े भाऊ, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। अब चड्डा उनके घड़ी को देखकर बोलता है, ये तो बहुत पुरानी घड़ी है, अब तो डिजिटल आ गई है, जापानी मिल जाती है, एक सस्ती में ही मिल जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं रहती है, वही ले लो अब। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुराने चाल के, हमारी घड़ी पुराने चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसे रही? अब यशोधर बाबू बोलते हैं कि ये जो घड़ी है मुझे शादी में मिली थी, मुझे दहेज में ये घड़ी मिली थी और हम पुराने ज़माने के, हमारी घड़ी भी पुराने ज़माने की है, जैसे हम है वैसे मेरा घड़ी है। और ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी तक राइट टाइम बता रहे, सही समय बताता है, कभी गलत नहीं बताता है, तो वो भी मजाक से बोलते क्यों कैसे रही? इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। यशोधर बाबू मैट्रिक की परीक्षा पास कहाँ से किए थे? रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से। और ये जो परंपरा थी नहले पे दहला, कहने का मतलब है कि जो जवाब देता है उसको पलटकर फिर जवाब देने की
ऐसी परंपरा ये एलएमजे स्कूल से ही सीखे हुए थे, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। जो इस तरह की परंपरा चलती है, जो एक दूसरे के बोलते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, उसमें जो वक्ता था वो श्रोता की पीठ पर हाथ रखता है और श्रोता और वक्ता दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर हंसने लगते हैं। ऐसी परंपरा कृष्णनंदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में यशोधर नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी ये जो परंपरा चल रही है, जो हंसी मजाकी वाला, ऐसा ही परंपरा कृष्णनंदा के क्वार्टर में भी हुआ करता था, जहाँ पर वो यशोधर बाबू मैट्रिक पास करने के बाद वहाँ आए थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। सबसे पहले कृष्णनंदा के घर में ही रुके थे, वहीं से उनकी रोजी रोटी की शुरुआत हुई थी। कृष्णनंदा कुंवारे थे और बाहर से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। कृष्णनंदा की शादी नहीं हुई थी, अकेले थे, तो बाहर से जितने भी लड़के आते थे जॉब के लिए, कुछ काम करने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो उन्हें कृष्णनंदा अपने साथ रख लिया करते थे अपने घर में। मेस ऐसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। वहाँ पर एक मेज था, इसमें सब मिलकर लाते थे, पकाते थे, खाते थे, सब साथ मिलकर रहते थे। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी सरकारी नौकरी के लिए कम थी। यशोधर बाबू जब दिल्ली गए थे तो उस टाइम उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि उनको सरकारी नौकरी मिल सके, मतलब 18 वर्ष से वो कम ही थे। कोशिश करने पर भी बॉयज सर्विस में वो नहीं लगाए जा सके। अब कृष्णनंदा बहुत कोशिश भी की कि उनको बॉयज सर्विस में लगा दिया जाए, बट वहाँ पर भी वो उनकी उतनी उम्र नहीं थी कि वो वहाँ पर भी रह सके। तब कृष्णनंदा ने उन्हें मेज का रसोइया बनाकर रख लिया। अब कृष्णनंदा बोले कि आप मेज का रसोइया बन जाइए, और मेज में वो खाना बनाते थे। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गाँव पैसा भेज सके। अब इतना ही नहीं, वो उनको कुछ काम भी दे दिए और उधार में 50 रुपये भी दे दिए कि ताकि वो अपना कुछ नए कपड़े ले सकें और अपने गांव पैसा भेज सके अपने परिवार वाले के पास। बाद में इन्हीं कृष्णनंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। यही कृष्णनंदा जब उनकी नौकरी लायक उम्र हो गई तो अपने ही अंडर, अपने ही दफ्तर में उनको एक काम दिलवाई और जीवन मार्गदर्शन किया। मतलब उन्हें हमेशा समझाते रहते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? अब यहाँ पर यशोधर बाबू सोच रहे थे, अपने पीढ़ी का पहले की बातें याद कर रहे थे। तो उसी अचानक से चड्ढा बोलते हैं कि आप किन ख्यालों में खो गए, आप क्या सोचने लगे? हम लोग पूछ रहे हैं कि आपकी शादी हुई कब थी? यशोधर बाबू ने सब पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले। मुखातिब होने का मतलब है कि मुख की ओर देखते हुए। जो भी वहाँ मतलब जितने भी लोग काम कर रहे थे, सब बैठे हुए थे, उनकी तरफ मुख देखकर बोलते हैं। नाउ लेट मी सी। तो मैं थोड़ा सोचता हूँ कि कब हुई थी। आई वॉज मैरिड ऑन 16th February 1947। बोलते हैं कि मेरी शादी 16 फरवरी 1947 में हुई थी। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहककर बोला, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। मेनन जो थे वो तुरंत जोड़कर बोलते हैं कि आज ही तो आपकी सालगिरह है, और वो सालगिरह की बधाइयाँ देते हैं। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। यहाँ सिल्वर वेडिंग का मतलब है जब शादी का 25 साल पूरा हो जाता है तो उसको सिल्वर वेडिंग बोला जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, मतलब शादी के आपके पूरे 25 साल पूरे हो चुके हैं। यशोदा जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। मतलब वो खुश होते, थोड़े से शर्माते हुए भी खुश होते हैं। यह अदा उन्होंने कृष्णनंदा से सीखी थी। ये अदा जो ये
हैं, खुश होके झेपते हैं, झेपते हुए खुश होते, ये भी जो अदा थी ये भी कृष्णनंदा किया करते थे, उन्हीं से यशोधर बाबू सीखे थे। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास। यहाँ पर चपरासी का क्या नाम है? भगवान दास। चड्ढा घंटी बजाता है और चपरासी को बुलाता है और बोलता है, भगवान दास बड़े भाव से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। बड़ा नोट कहने का मतलब है कि ज़्यादा पैसा, जैसे मान लो उस जमाने में तो 10-20 रुपये 30 रुपये ही बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और बोलते कि सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब घोड़े साहबों के चोचले, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। यशोधर बाबू इस सब को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ये सब जो घोड़े लोग अंग्रेज जब आए थे हमारे भारत में, तो वो ये सब परंपरा किया करते थे और उन्हीं का देख के आजकल ये नई पीढ़ी कर रही है। तो ये सब वो यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता था। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मीठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन सी आपकी बड़ी माया निकली जानी है। चड्ढा बोलता है कि मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, मतलब मिक्सचर, ये सब मिक्सचर बिस्किट मत मंगवाइए, बस चाय और एक लड्डू मंगवा दीजिए, उसमें आपका इतना थोड़ी ना पैसा खर्च होने वाला है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पी लीजिए, डैट तो आई डू नॉट माइंड। यशोधर बाबू जेब में से बटुआ निकालते हैं, अपना पर्स निकालते हैं, पर्स में से 10 रुपये की नोट निकाल कर दे देते हैं और बोलते हैं कि आप लोग चाय पी लीजिए, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, डैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइट करता हूँ। लेकिन जैसे अभी बताया कि वो इस परंपरा को नहीं मानते थे, बोलते थे कि घोड़े लोगों की परंपरा है, ये परंपरा हम नहीं मानते। तो लेकिन फिर भी वो पैसे दे दिए कि आप लोग चाय पानी पी लीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन इस परंपरा को हम नहीं मानते हैं, तो ये मेरे लिए उचित नहीं है। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है। चड्ढा 10 रुपये चपरासी को पकड़ा देता है और फिर से यशोधर बाबू से बोलता है कि 10 रुपये में पूरे सेक्शन का क्या होता है, पूरे सेक्शन अच्छे से चाय पानी भी नहीं पी पाएंगे, रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके, मतलब अगर 30 रुपये आप दे देंगे तो सब लोग अच्छे से चाय पानी पी लेंगे। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। वहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे वो सब जानते थे कि यशोधर बाबू अपने पर्स में 100-150 रुपये हमेशा अपने पास रखते हैं, लेकिन वो कभी खर्च नहीं किया करते थे, बहुत ही कम खर्च किया करते थे, जब ज़रूरत रहती थी तो ही, और बस टिकट का खर्च भी नहीं, यहाँ तक कि वो कुछ टिकट भी नहीं लेते थे, जैसे बस से आना जाना हो ये सब का टिकट भी नहीं लेते थे, पैदल आते थे, पैदल जाते थे। गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल में आते थे, इधर पैदल आने लगे थे। पहले गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक साइकिल लेके आते थे, साइकिल से, मतलब यहाँ पर बोला गया ना टिकट नहीं लेते, मतलब बस चलती होगी या जो भी, वो सब तो वो नहीं आते थे क्योंकि उसमें टिकट लगती, पैसा लगते, इसलिए वो गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक साइकिल ही लेके आ जाते थे। लेकिन अब पैदल आने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो आजकल के पीढ़ी के, उन्हें पसंद नहीं आता था कि उनके पिताजी साइकिल सवार हों, साइकिल से जाएं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले और उन्हें अपने पिता की साइकिल सवार होना नाम पर गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें। बच्चों जो उनके बच्चे थे यशोधर बाबू के, वो बोलते थे कि क्या पिताजी आप भी साइकिल लेके चलते हैं, साइकिल तो चपरासी लोग चलाते हैं, आप थोड़ी ना चपरासी हैं। बच्चे चाहते कि पिताजी स्कूटर ले लें, बच्चे बोलते कि आप एक स्कूटर क्यों नहीं ले लेते, स्कूटर से ही जाइए आइए, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड ही नहीं जा सकता तब उसकी बात सोचना ही क्यों।
लेकिन उनको स्कूटर अनुचित लगता है कि क्या ये स्कूटर लेना, उसमें तेल का खर्चा होना, ये वो। और कार तो बोलते हैं कि कार, इतने पैसे तो है नहीं कि हम लोग कार खरीद सके, इसीलिए उसके बारे में सोचना ही बेकार है। चड्ढा के जोर देने पर बड़े भाऊ ने 10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वो अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। अब चड्ढा बार बार बोल रहा था, तो वो और 10-10 के 2 नोट दे दिए, मतलब पूरे 30 रुपये वो दे दिए और बोले कि आप लोग खा लीजिए। लेकिन उस दावत में यशोधर बाबू वहाँ रुके नहीं। माता लोगों से चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना कृष्णनंदा की परंपरा में है। उसके साथ बैठकर चाय पानी और गपासड़ में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। मतलब अब जो कर्मचारी हैं या फिर कोई भी व्यक्ति, उसे थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेना कृष्णनंदा की परंपरा में है। जैसे अभी बताए थे, कृष्णनंदा यशोधर बाबू के आदर्श हुआ करते थे, तो कृष्णनंदा ऐसा किया करते थे, थोड़ा हंसी मजाक कर लेते थे, लेकिन उनके साथ बैठ के चाय पानी पीना, गपशप करना, इधर की बातें उधर करना, वो सब उनके परंपरा के विरुद्ध था। उनका मानना था कि ये सब समय की बर्बादी, ये सब नहीं करना चाहिए। तो यही यशोधर बाबू को भी अच्छा नहीं लगता था। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। अब इधर कुछ दिनों पहले से यशोधर बाबू दफ्तर से जब जाते थे, बिरला मंदिर चले जाते थे, वहाँ पर बागीचे में बैठकर प्रवचन सुनते थे और स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई नीति अपनाई थी। मतलब अब भगवान का ध्यान लगाते थे, कुछ समय वहाँ प्रवचन सुन लिए, मंदिर चले गए। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती थी। अब वो उनका यशोधर बाबू का मंदिर जाना, वहाँ प्रवचन सुनना, ये सब बात उनके पत्नी और बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज्यादा व्रत करे, ऐसा कहते हैं हमें। अब उनके बच्चे कहते थे कि क्या बाबूजी, आप भी इतने बूढ़े थोड़ी ना हो गए जो रोज रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की कृष्णनंदा के अनुसार यही निशानी है। अब कृष्णनंदा क्या करते थे, उनको जब भी कोई ऐसा बोलता था तो वो ध्यान नहीं देते थे, सुन के फिर छोड़ देते थे कि छोड़ो, बोलने दो। उसी तरह यशोधर बाबू भी करते हैं कि उनके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और वो अपना रोज काम वैसे ही क्या करते हैं। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। जब बिरला मंदिर से वहाँ जाकर प्रवचन सुन के जब वहाँ से निकलते हैं तो पहाड़गंज जाते हैं। पहाड़गंज से वो कुछ साग सब्जी खरीद कर लाते हैं घर के लिए। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो और घर 8 बजे से पहले नहीं पहुँचते। अब ये जो उनका टाइम था दफ्तर के 5 बजे से 8 बजे तक में, ये उस बीच में मंदिर जाते थे, वहाँ कुछ प्रवचन सुनते थे, फिर वहाँ से पहाड़गंज जाते थे, वहाँ से साग सब्जी लेते थे। और अगर किसी से मिलना हो, कुछ काम हो, ऐसे ये सब काम वो उसी के बीच कर लेते थे और 8 बजे के पहले वो घर नहीं जाते थे। 5 बजे के 8 बजे के बीच वो इधर ही अपना काम किया करते थे। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी कृष्णनंदा के 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। अब जब वो बिरला मंदिर जा रहे थे तब यशोधर बाबू वहाँ से गुजरते हुए उस क्वार्टर पर देखे जहाँ पर कृष्णनंदा के 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता है। मतलब कृष्णनंदा जिस क्वार्टर में रहा करते थे वहाँ 3 बेडरूम वाला था, जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिली इमारत बनाई जा रही है। कृष्णनंदा जहाँ रहते थे वहाँ पर अब उस क्वार्टर को तोड़कर 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। इधर से गुजरते हुए कभी के डिहाइजेड एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता था। वहाँ जो क्वार्टर तोड़ के 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, ये सब उनको देख के अच्छा नहीं लगता था। ये लोग सारा गोल मार्केट छत तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टर की जगह ऊंची इमारत बना रहे हैं।
वहाँ गोल मार्केट का जितना भी क्षेत्र था, वहाँ पर जितने भी एक मंजिले क्वार्टर थे वो सबको तोड़कर ऊंची ऊंची इमारत बिल्डिंग बनाई जा रही थी। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता था, बट उनको ये नहीं खुद से पता चलता था कि वो लोग ठीक कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं से तोड़कर। उन्हें ये जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। मतलब उनको उनका मानना था कि गोल मार्केट में ही अगर हम रहेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस गोल मार्केट से वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर वो कृष्णनंदा भी रहा करते थे। और जब वो मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद रोजी रोटी के लिए आए थे तो वो भी कृष्णनंदा के साथ ही रहते थे। तो उस एरिया से उनका बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। जैसे हम लोग भी जानते हैं कि अगर किसी चीज़ से हम लोग को लगाव हो जाता है, जैसे अपना घर हो, तो अपने घर पुराने घर जहाँ पर हम लोग रहे हो बचपन से, वहाँ से हमारा लगाव हो जाता है, वहाँ जाने का मन नहीं करता। उसी तरह कृष्णनंदा का भी उस एरिया से, गोल मार्केट के क्षेत्र से लगाव हो गया था उन्हें। यूं लक्ष्मीबाई नगर, पंडार रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। यशोधर बाबू को नई नई बस्ती, अच्छे अच्छे क्वार्टर मिलने का कितने बार खबर मिली कि आप उस नए क्वार्टर में चले जाइए, आपको मिल रही है। बट उन्हें वो सब क्वार्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो गोल मार्केट में नहीं थे, गोल मार्केट से दूसरे क्षेत्र में पढ़ते थे और वो गोल मार्केट को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र के इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में अपने नाम अलाट कर लिए। अब जिस क्वार्टर में वो रहते थे, उस क्वार्टर जब वो क्वार्टर टूटने लगा तो वो किसी और क्षेत्र में ना जाना पसंद कर वो उसी गोल मार्केट एरिया में जो और क्वार्टर थे उसमें वो अपील कर दी कि मुझे गोल मार्केट के ही किसी क्वार्टर में रहने के लिए दे दिया जाए। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे। अब पत्नी पूछती है कि ठीक है, वो क्वार्टर टूट गया तो दूसरे क्वार्टर में आएंगे, लेकिन अब ये भी जिस क्वार्टर में अब हम लोग रह रहे हैं ये भी क्वार्टर टूट जाएगी तो क्या करोगे। उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह कृष्णनंदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। फिक्रा में जुमला वाक्य, मतलब ऐसा वाक्य कह के कृष्णनंदा भी मुस्कुरा दिया करते थे। वो मतलब सुनते थे लेकिन बोलते थे कि जब ये टूटेगा तब सोच लिया जाएगा कि क्या करना है। उनका मानना था कि हमारे बेटे हैं, उनकी जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो उन्हें कोई दूसरा क्वार्टर मिल जाएगा तो हम लोग हाँ वैसे चले जाएंगे। तो वही बोलते कि तब की तब देखी जाएगी, अभी हम लोग रह रहे हैं तो रहते हैं। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी छोटी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते हैं। मतलब बात तो ये है कि कुछ वर्षों से ही यशोधर बाबू को पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बात पर बहस होती रहती है। बच्चे बोलते पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं। यशोधर बाबू को उनका बच्चों का नई पीढ़ी के तौर तरीके को अपनाना ये सब कुछ पसंद नहीं आता था। इसमें कुछ छोटी मोटी बहसें हो जाते थे, इसी वजह से वो घर जल्दी आना पसंद नहीं करते थे। अब घर में थोड़ा मतभेद हो जाए या झगड़ा हो जाए तो वो सोचते थे कि हम थोड़ा लेट से घर जाएं, आराम से अपना काम करके। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब जब वो सब छोटे थे तब तक वो पढ़ाई लिखाई में यशोधर बाबू उनकी मदद करते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया। उनका जो बड़ा लड़का था यशोधर बाबू का, वो विज्ञापन संस्था में नौकरी पा लिया था। बड़ा लड़का यशोधर बाबू क्या करता था, विज्ञापन संस्था में काम करता था। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली नौकरी कुछ समझ में आती नहीं। अब यशोधर बाबू सोचते थे कि मेरा जो बेटा है वो इतना लायक तो नहीं था कि उसे ऐसी नौकरी, इतनी अच्छी नौकरी मिल सके, लेकिन वो कैसे मिल गई। वो इसी बात को सोचते थे। उनको समझ नहीं आता था कि कैसे इसको इतनी अच्छी नौकरी मिल गई।
और कहते हैं कि 1500 तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुँच कर मिला है। शुरू में ही 1500 देने वाले इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। उनका मानना था कि हम लोग को तो पहले 1500 मिलता भी नहीं था, अब रिटायर होने वाले हैं तब हम लोग 1500 मिल रहा है। मतलब जब से काम किए थे तब से 1500 कभी मिला ही नहीं था। और इसी विज्ञापन संस्था में 1500 अभी से ही मिल रहा है, इसका मतलब ज़रूर उस काम में कुछ हो पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब वो पिछले साल एलाइड सर्विस की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। अब यशोधर बाबू का जो दूसरा बेटा था वो IAS की तैयारी कर रहा था, बट यशोधर बाबू को यह नहीं समझ आ रहा था कि पिछले बार एलाइड सर्विस में जब उसका नाम आया था, भले वो सबसे नीचे था, लेकिन वो उस काम पर नहीं गया, वो उस काम को करने से मना कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनका जो तीसरा बेटा था वो स्कॉलरशिप लेके अमेरिका गया है। उनकी एकमात्र बेटी ने केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है। अब उनकी एक बेटी भी है जो कि प्रस्तावित मतलब जितने भी उसके लिए रिश्ते आते थे वो सारे रिश्ते शादी करने से वो मना करती जा रही थी, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही थी। उनके बेटे को डॉक्टरी की पढ़ाई करनी थी, इसलिए वो बार बार बोलते थे कि हमें शादी नहीं करनी है, हमें अमेरिका जाके पढ़ना है डॉक्टरी। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। यशोधर बाबू के जो बच्चे थे वो तरक्की कर रहे थे, अपने अपने काम कर रहे थे, अच्छे से काम मिल गए थे उन्हें, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता था कि ऐसे भी किस काम का खुशी जो हमारे बच्चों को ही हमसे अलग कर दे। यशोधर बाबू का 3 बेटा 1 बेटी थी। पहला बेटा जो विज्ञापन संस्था में काम किया करता था, दूसरा बेटा था दूसरी बार IAS की तैयारी कर रहा था, और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया था, और उनकी बेटी भी अमेरिका जाना चाहती थी डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा लेने के लिए। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है। सुना ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं पिता। अब बोलते हैं यशोधर बाबू कि अब हमें ऐसे खुशी किस काम की जो हमारे बच्चों को ही अलग कर दे, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि हाँ, जनरेशन में जो ये गैप होता है तो हो सकता है ऐसे। अब नई नई पीढ़ी आ गई, उनकी सोच अलग है, उनके काम करने के तरीके अलग है, तो चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।